हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के बारे में, जो इंडिया में अलग अलग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आए हुए थे, उनसे रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बात करने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर 6 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ इंडिया में आज तक आए हुए हैं। उन सभी को 2 चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस चैप्टर में पहले 3 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन पंडित नेहरू जी के ही कार्यकाल में हुआ था, विच वॉज इन 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इट डिक्लेयर्ड द इंडियन इकोनॉमी एज एन मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर बोथ प्राइवेट एज वेल एज अ पब्लिक एंटरप्राइज दोनों ही होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा एम्फेसिस वहाँ पर पब्लिक एंटरप्राइज को ही दिया गया था। हम आगे के जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे 1950s में, तो वहाँ पर लाइसेंस कोटा राज परमिट या फिर लाइसेंस परमिट राज जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जिसकी वजह से प्राइवेट का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन स्पेसिफिकली बेसिस तो यही हमें दिया गया था कि इंडियन इकोनॉमी विल बी अ मिक्स्ड इकोनॉमी। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर गिवन द इंपॉर्टेंस। जाहिर सी बात है कि रूरल इंडिया ही असली इंडिया है, ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रूरल एरिया में ही है। कॉटेज इंडस्ट्रीज जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, बीड़ी मेकिंग, सहरी मेकिंग वगैरह, तो इस तरीके के कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, बोथ इंपोर्ट्स एज वेल एज एक्सपोर्ट्स दोनों ही रिस्ट्रिक्टेड किए गए थे। एंड दिस कंटिन्यू टिल 1991। जब इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था, तभी हमने अपने इकोनॉमी के डोर्स जो है वो ओपन किए हुए थे। हम आगे के स्लाइड में इसके बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज वर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज। तो वो कौन से 4 मेजर कैटेगरीज थे? सबसे पहला, एक्सक्लूसिव मोनोपोली ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सिवाय सेंट्रल गवर्नमेंट के इस इंडस्ट्री में कोई और प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो ही नहीं सकता था। एक्सक्लूसिव मोनोपोली होती थी, फॉर एग्जांपल आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मैनेजमेंट ऑफ रेलवेज एक्सेट्रा। दूसरे टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो थे, या फिर दूसरा टाइप ऑफ इंडस्ट्री जो था, विच इज न्यू अंडरटेकिंग, इट इज अंडरटेकन ओनली बाय द स्टेट ही यहाँ पर मोनोपोली रखता था। कोल, आयरन एंड स्टील, एयर मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, टेलीग्राफ, टेलीफोन्स एक्सेट्रा। इंडस्ट्रीज टू बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज इंडस्ट्रीज ऑफ बेसिक इंपॉर्टेंस, प्राइमरी जो इंडस्ट्रीज थे उसमें। और चौथा जो था, ओपन टू प्राइवेट एंटरप्राइज, इंडिविजुअल्स एंड कोऑपरेटिव्स। बाकी के जो कोई भी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज थे, वहां पर प्राइवेट की पार्टिसिपेशन दी गई थी। The second most important and the most significant industrial policy comes in Industrial Policy Resolution 1956, जिसे लाइसेंस कोटा परमिट राज भी कहा जाता है। This policy laid the basic framework for industrial policy. This policy is also known as Economic Constitution of India and is also often hailed as the best economic policy till 1991. 1991 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ था और हमने जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया हुआ था, तब तक का ये सबसे बेहतरीन माना जाता था। इट क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 3 सेक्टर, स्पेसिफिकली 3 सेक्टरों में बांटा हुआ था। शेड्यूल ए विच कवर्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, 17 मेजर इंडस्ट्रीज थे यहाँ पर। शेड्यूल बी कवरिंग मिक्स्ड सेक्टर, दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट, दोनों की ही पार्टनरशिप या फिर दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट ले सकते थे। 12 इंडस्ट्रीज इसमें थी। और तीसरा, ओनली प्राइवेट इंडस्ट्रीज, जो बाकी के जो कुछ भी चंद बच जाते थे, तो वहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्रीज का ज़्यादातर पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता था। दिस हैज़ प्रोविजन फॉर पब्लिक सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहली बार फॉरेन इन्वेस्टमेंट का प्रोविजन यहीं पर हमें देखने को दिया गया था। पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन तो बुलाया गया था, लेकिन उन्हें इसीलिए प्राइवेट परमिट कोटा रिजीम से कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट्स को कट करने की कोशिश की गई हुई थी। अगर आप कुछ भी इंपोर्ट करना चाहते थे, तो वहाँ पर 300 to 400 इंपोर्ट ड्यूटीज आपको लगाना पड़ता था। एंड दिस वॉज डन टू गिव अ पुश टू इंडियन इंडस्ट्री। To meet new challenges from time to time, it was modified through statements in 1973, 1977 and 1980. तो इसी बेस को लेकर इसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पर 1973 में, 1977 में और 1980 में इशू किया गया था। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट जो आता है, वो 1977 का था। जनता की सरकार उस वक्त चल रही थी, याद कीजिएगा थोड़ा बहुत, इंदिरा गांधी जी की सरकार गिरी हुई थी और जनता की सरकार प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे। दिस पॉलिसी वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ 1956 पॉलिसी। अभी जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा बहुत डेवलप्ड वर्जन था। द मेन वॉज एम्प्लॉयमेंट टू द पोअर एंड रिडक्शन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ। ये ज्यादातर सोशलिस्ट पॉलिसी से डील करता था। दिस पॉलिसी मेजरली फोकस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, किस तरीके से डेवलपमेंट को डिसेंट्रलाइज किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में, और खासकर इसे रूरल सेंट्रिक पॉलिसी भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज में रखने के लिए इसी रेजोल्यूशन में पास किया गया था।
It gave priority to small scale industries and cottage industries. It created a new unit called tiny unit. जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज नहीं है, छोटे छोटे भी टाइनी यूनिट्स इसे स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर रखा गया था. दिस पॉलिसी इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन मल्टीनेशनल कंपनीज. पहले से ही इंपोर्ट्स पर पाबंदी थी, बैन था, और मल्टीनेशनल कंपनीज जो बड़े बड़े एमएनसीज थे उन्हें पूरी तरीके से बैन उन पर इम्पोज किया गया था. तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी पहले 3 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस के बारे में. आगे के चैप्टर में बाकी के 3 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस के बारे में बात करूंगा. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.